तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कि उतने ही एनर्जेटिक और उतने ही एक्सपीरियंसिंग टॉपिक की जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको मैं आज बताऊंगा कि जिस चीज़ से आप हमेशा से डरते हो या फिर आप कह सकते हैं पुरानी क्लासेस में हम सोचते थे ना कि साइंस डिफिकल्ट है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ कंटेंट अच्छा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी और सब कुछ अच्छा मिलेगा। बाकी तो कोई बुरा वाली मानने वाली बात तो है नहीं। ऐसा है कि ना आपको मैं आज के दिन बताऊंगा, अगर आपको लगता है ना कि साइंस सिर्फ एक्सपेरिमेंट से बेस्ड है या फिर साइंस सिर्फ उस चीज से बेस्ड है कि आप जो पढ़ते हो थ्योरेटिकली और वही कर पाते हो और आपकी लाइफ में आपको लगता होगा कि साइंस सोचने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, आज मैं आपको ऐसी वीडियो बना के दूंगा कि आप ना अपने दिमाग में जब भी सोचोगे ना कि साइंस कहाँ है, आपके आसपास आपको साइंस दिखेगी। आप ना बस देखो इधर उधर, आपको ना हर जगह साइंस दिखेगी। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे बेस्ट साइंस एप्लीकेशन विद इन 24 आवर्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 24 घंटे के अंदर आप क्या क्या साइंस परफॉर्म करते हो विदाउट एनी थ्योरेटिकल नॉलेज। आप कोई भी इंसान जिसको साइंस की नॉलेज नहीं है या जो समझता है कि साइंस बहुत ज्यादा मुश्किल है, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बड़े के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए आज मैं बताऊंगा कि साइंस बहुत ज्यादा इजी है। और अगर आपको हल्का सा भी लगता है ना कि साइंस आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आज मैं उसे गलत प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, आप आज बताओगे मुझे, आप मुझे कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर ये वीडियो हल्की सी भी लंबी हो जाती है, प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम दिया करो। मेरी वीडियो भले ही लंबी होती है पर मैं उसमें आपको एक कंटेंट देता हूँ, एक अच्छी नॉलेज देता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि बेसिकली आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करने वाली है। इसलिए आप मेरी वीडियो को प्लीज थोड़ा टाइम दिया करो। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, बट अगर आप उसे हल्का सा टाइम दोगे ना तो आई वुड बी रियली ब्लेस्ड, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल कि मुझे आप जैसी फैमिली मिलेगी और मुझे आप जैसा सब्सक्राइब बटन कभी नहीं मिलेगा। आप जैसा मतलब सब्सक्राइब बटन होता है लाल कलर का, सब्सक्राइब बटन होता है जो यूट्यूब पे होता है। सब्सक्राइब मतलब सपोर्ट। मुझे आपको जो सब्सक्रिप्शन है ना वो जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप मुझे अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो एक म्यूचुअलिस्टिक प्रोपोर्शन से हम आगे बढ़ पाएंगे। और आप मुझे नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर कैसे चलेगा। आपको सपोर्ट मुझे चाहिए और मैं आपको कंटेंट दूंगा, है ना। तो हंसी मजाक के साथ आगे चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने सुबह के रूटीन की। अब हम जब उठते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं तो उससे होता क्या है, हम देखते हैं सनराइज को। सनराइज होता है। अब सनराइज के पीछे की बेसिक साइंस ये है कि जब भी सनराइज हो रहा होता है ना तो उसके क्या हो रहा होता है, वो हमेशा 2 मिनट लेट होता है। जो सनराइज होता है ना और जो सनसेट होता है वो हमेशा 2 मिनट लेट होता है या फिर 2 मिनट जल्दी होता है। आप जो देखते हो ना कि सनराइज हो गया है, वो हमेशा वो उससे पहले 2 मिनट पहले हो चुका होता है। लेकिन आपको लगता है कि वो सनराइज अभी हुआ है, लेकिन वो 2 मिनट पहले हो चुका होता है। उसके पीछे का बेसिक रीजन पता क्या है? उसके पीछे का बेसिक रीजन ये है कि जब भी सनराइज बेसिकली हॉरिजॉन पे होती है ना तो उसके बेस पे क्या होता है कि वो जब स्ट्राइक करती है ना एटमॉस्फेरिक सरफेस को, देखो सनराइज है, वो सनराइज क्या करेगी, वो बेसिकली हमारे अर्थ सरफेस को हॉरिजॉन पे होगी। मतलब कि हमारा हेड, हमारा अर्थ सरफेस और हमारा सन परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होगा। तो होगा क्या उससे कि जो सनराइज आएगी ना वो जब अर्थ में एंटर कर रही होगी तो वो बेसिकली बेंट हो जाती है। बेंट मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू वो क्या करती है, अपने आप को बेंट करती है ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स। उनके बीच में बहुत सारे मीडियम्स आ रहे होते हैं। उस मीडियम की वजह से क्या हो रहा होता है, वो अपने आप को क्या कर रही होती है, स्ट्राइक कर रही होती है। अपने आप को क्या कर रही होती है, वो अपने आप को बेंट कर रही होती है, रिफ्रैक्ट कर रही होती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि वो रिफ्रैक्ट होते होते ना अपर एंगल में बेंट हो जाती है। मतलब कि वो ऐसी थी, ये देखो, ये सनराइज ऐसे आ रही है आ रही है आ रही है, ये अर्थ आ गई। अब क्या होगा, ये ऐसी दिखेगी। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसे ऊपर दिखेगा, मतलब ऊपर दिखेगा यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, पहले ये देखो, ये पहले यहाँ तक आई, ठीक है, फिर यहाँ बेंट होगी। अब ये ऐसे दिखेगी इसे, ये ऐसे, तो यहाँ पे मतलब सन अभी यहाँ पे है लेकिन अभी उसे यहाँ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बेंट हो चुकी है। यहाँ से आई ये 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 और फिर ये, तो यहाँ पे दिखेगा उसे सन। बस वैसे ही होता है सनसेट में कि वो यहाँ होता है लेकिन जैसे ही वो यहाँ आ रहा होता है वो बेंट हो जाता है ऐसे, तो वो उसे कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। मतलब सन यहाँ पे दिखेगा जबकि सन ऊपर होता है अभी, तो वो हमेशा 2 मिनट लेट चलता है। इसके पीछे एक बेसिक साइंस ये है। अब आप क्या करते हो, अब आप उठते हो, ठीक है, आराम से उठते हो। तो उससे होता क्या है, हम जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो उसके पीछे होता है कि हमारा जो स्लाइवा रिलीज हो रहा होता है वो बेसिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। और हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम जब उठते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। डोपामाइन एंड सेरोटोनिन लेवल एट पीक। सेरोटोनिन और जो डोपामाइन लेवल होता है वो बहुत पीक पे होते हैं। और तो और कि हमारा जो बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उस टाइम पे हमें सलाइवा भी हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, बेनिफिशियल होता है। और बिल्कुल वो न्यूट्रल होता है, बेसिकली न्यूट्रल होता है इन द सेंस उसका बेसिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम ऑलमोस्ट बैलेंस्ड होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम पानी पीते हैं ना
तो पानी पीने से हमारा जो सलाइवरी मिक्सचर है और उसके अंदर के जो गुड बैक्टीरिया है, जो गट बैक्टीरिया है, वो बेसिकली क्या करते हैं, हम जब पानी पीते हैं ना तो उससे हमारे जितना भी टूथ के ऊपर जो बेसिकली क्या है, टूथ के ऊपर जितना भी शुगरी सब्सटेंस लगा हुआ है, जितना भी एसिडिक मेटाबॉलिज्म, जो कि क्योंकि हम जब रात को कुछ खाते हैं तो उससे क्या होता है, जितने भी एसिडिक जो हमारा खाना टीथ में फंस जाता है, कैविटीज में फंस जाता है, तो उससे क्या होता है, वो ना डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो उसका ईट करके, उसका एनगल्फ करके डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, टॉक्सिक पार्टिकल्स, जो कि एसिडिक फॉर्म में हमारे दूध टीथ पे हो जाता है, जमा हो जाता है, और उस टीथ पे जमा होने की वजह से वो धीरे धीरे टूथ डिके करता है, यानी कि हमारे टीथ को तोड़ने लग जाता है, हमारे टूथ इनामल होती है ना, जो हार्ड लेयर होती है टूथ इनामल, उसे ब्रेक करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो टीथ है वो वीक होने लग जाते हैं। लेकिन हम क्या करें, अगर सुबह सुबह उठते ही हम पानी पिए, तो पानी पीने से क्या होता है, हमारा जितना भी एसिडिक मेटाबॉलिज्म है वो सारा का सारा निकल जाता है, और जिसकी वजह से हमारी जो कैविटीज है वो फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरिया हो जाती है, और जितना भी सलाइवा मिक्सचर है वो सारा का सारा स्टमक में जाके हमारे गुड बैक्टीरिया को इंटरेक्ट करके हमारे प्रोबायोटिक्स को इंक्रीज करता है। प्रोबायोटिक्स होता है जब हम गुड बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं, मतलब कि हमारे दही खाते हैं जैसे, और कुछ भी ऐसा खाते हैं जो कि हमारे गुड गट बैक्टीरिया को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करे, तो उसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो वो बहुत आजकल फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे हम लेमन खाते हैं, सिट्रिक वो हम वो खाते हैं, कर्ड खाते हैं, दही, तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और तो क्या होता है कि हम जब पानी पीते हैं ना तो सलाइवा हमारे स्टमक में जाके, हमारे इंटेस्टाइन में जाके हमारे जो पाथ है उसे क्लैरिफाई कर देता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को क्लैरिफाई कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है वो फ्री हो जाता है हमारे जर्म्स से, हमारे ब्लॉकेज से, जिसकी वजह से हम बहुत फ्री महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। हम जब हम उठते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं एक हेल्दी रूटीन की बात कर रहा हूँ, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स परफॉर्म करती है, स्केलेटल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स पे होती है। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स मतलब हमारी बॉडी एक हाइजीन, एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सिव मैकेनिज्म पे, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो जल्दी जल्दी मैकेनिज्म परफॉर्म कर रही होती है, एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, और हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं, वो जल्दी जल्दी फंक्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज हैं वो बहुत फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वन। अभी मैं बोल रहा हूँ ये नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज करके बोलूंगा तो वो कुछ हद तक हो जाएगी प्रेजेंट, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको कुछ एक एनर्जेटिक वे ऑफ मैकेनिज्म शो होगा, जिसमें हमारी डाइजेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारे एक्सक्रीशन भी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी किडनी, हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वो भी रिमूव हो जाएंगे, हमारी किडनी भी फ्री हो जाएगी, हमारे लंग्स भी फ्री हो जाएंगे, और तो और सबसे बड़ी बात हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स, आपके मैंने आपको पिंच किया तो आपके न्यूरॉन से आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू प्रोसेस होगी, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू प्रोसेस होने पे क्या होगी, आपके ब्रेन से जाएगी, और आपके ब्रेन से यहाँ ब्रेन में जाएगी, और यहाँ ब्रेन में प्रोसेस करेगी एज पर द हार्मोन्स, और उन हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी क्या है, एज पर द सेंसरी न्यूरॉन्स एक्ट करती है, और एक्ट करने की वजह से वो क्या करती है, वो बेसिकली अपने पे यहाँ पे यहाँ से रिफ्लेक्स आर्क को होते हुए वो क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड से अपनी इंफॉर्मेशन भेजती है, और यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो पेन रिसेप्टर साइट होती है, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो हार्मोन बेसिकली पेन रिसेप्टर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो वहाँ के जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं लाइक डर्मेटो रिसेप्टर्स जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर टच के लिए थिग्मो रिसेप्टर्स बोल सकते हैं, वो थिग्मो रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं और उनके पेनिंग सेंसेशन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन का सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है समझती है कि हमें पेन हो रहा है। यही होता है थिग्मो रिसेप्टर्स का बेस। अगर हमें गर्मी लग रही है वो है थर्मो रिसेप्टर्स, अगर हमें स्मेल हो रही है तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, अगर हमें खाना है तो गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स, ठीक है, अगर हमें देखते हैं तो ऑप्टिक रिसेप्टर्स, अगर हमें सुनना है ऑडिटरी रिसेप्टर्स, और अगर हमें डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म करने हैं तो ऑर्गेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, बट अभी के लिए हम सिंपल बेसिक साइंस डिस्कवर करेंगे कि हम क्या क्या कर रहे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ऑफ कोर्स, अभी तो नहीं बोलूंगा कि अभी तो शुरू ही हुई है, बट अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद हमारे जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि हमारी जो मसल होती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही होती है। 3 टाइप ऑफ मसल्स होती है हमारी बॉडी में, एक होती है स्मूथ मसल्स, एक होती है स्केलेटल मसल्स, और दूसरी होती है कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स होती है जो हमारी ये मसल्स पे प्रेजेंट होती है, जो दब जाती है ना हमारी मसल्स, हमारा जो पेट है, हमारी जो मसल्स है, ये देखो ये दब रही है, तो क्या ये देखो ये है ना, आप देख सकते हो, ये जो मेरी स्किन है, ये जो मेरी चमड़ी है, तो क्या हो रहा होता है, ये देखो ये ऐसे ऐसे हिल रही है, ये है स्मूथ मसल्स।
जो कि बेसिकली हमारी कोऑर्डिनेशन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन इन सब में हेल्प करती है। बट स्केलेटल मसल कौन सी है? हमारी हड्डी होगी, हमारे जॉइंट्स, जॉइंट्स यानी कि हमारे ये जॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये जॉइंट्स हो गए ना, ये देखो ये जॉइंट्स, ठीक है, ये हमारे जॉइंट्स हो गए, ठीक है, जो हमारे दो बोन्स और हमारे मसल्स को ज्वाइन करने में मदद करते हैं, उसे बोलते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स, जो कि जॉइंट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, बोन्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये कार्टिलेज के फॉर्म में भी हो सकते हैं। कार्टिलेज, ये देखो, ये कार्टिलेज मुड़ रही है ना, ये देखो, ये नाक मुड़ रही है, ये देखो, है ना। तो ये जो हिस्सा होता है, ये देखो, ये वाला हिस्सा, ये देखो, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे बोलते हैं कार्टिलेज। और उस कार्टिलेज की मदद से क्या होता है, हमारे जो मसल्स है ना, वो इजीली अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाती है। वो शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स मतलब वो हमें ऐसे पंच करें तो क्या होता है, हमारी मसल्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट ना आए, तो उसके लिए क्या करता है ये ना, ऐसे विजिबल, ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करके स्प्रेड कर देता है एरिया में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बोन्स है उन पर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बोन डैमेज नहीं होती। अगर एक कार्टिलेज ब्रेक हो जाते हैं, जैसे लिगामेंट होते हैं, टेंडन्स होते हैं, कहते हैं ना हमारा लिगामेंट फट गया, हमारी चमड़ी फट गई, हमारा स्किन फट गई, क्या होता है उससे कि जैसे लिगामेंट फट जाता है, तो लिगामेंट होता है जो बोन को, हड्डी को हड्डी से ज्वाइन करे, टेंडन होते हैं जो मसल्स को यानी कि चमड़ी को हड्डी से कनेक्ट करे और बोन से कनेक्ट करे। और अगर हम बात करें ये डिफरेंट टाइप जॉइंट्स की, तो वो हमारे ऑर्गन्स को ऑर्गन से, मसल्स को मसल से, और ऑर्गन्स को मसल से कनेक्ट करे। जैसे कि ये मेरी हड्डी है और ये मेरी बोन है, बोन है और ये हमारी मसल्स हैं, इसको कोई कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा बोन एंड सॉकेट जॉइंट है, ये देखो बोन एंड सॉकेट जॉइंट, ये देखो रोटेट कर रहा है ना, ये देखो ये रोटेट कर रहा है, ये देखो, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जॉइंट है, ये हमारे स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। तो लिगामेंट फट जाता है तो बोन और बोन कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो हमारी मसल्स कुछ ऐसी रहेगी, ऐसी, मतलब ऐसे, ये देखो ये, ठीक है, ठीक है। बोन को तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, पर जैसे लिगामेंट रिकवर होएगा, हमें धीरे धीरे मूवमेंट शो होएगी, ऐसे ऐसे, ये फिर और रिकवर हो जाएगा, ऐसे, फिर ये मुड़ने लग जाएगा, ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल वे ऑफ लिविंग इन द फॉर्म ऑफ डर्मेटोलॉजिकल, ऑर्गेनोलॉजिकल एज वेल एज इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। आपको मैं साइंस समझा रहा हूँ सिंपल तरीके से कि आप डेली लाइफ में इसे कैसे रिलेट कर सकते हो। साइंस मुश्किल नहीं होती, आप इसे समझोगे ना, समझो, आप मुझे बस सुनो आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम लेने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं साइंस समझाऊंगा, मेरा मतलब सिर्फ यही है, मेरा इस चैनल का एम सिर्फ यही है कि मैं आपके सारे साइंस के डर भगा दूं। आपको कोई भी टॉपिक चाहिए साइंस के ऊपर, मुझे बोल दो, मैं आपके लिए टॉपिक ले आऊंगा, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है, जल्दी करते हैं, ठीक है, आपका टाइम भी प्रीशियस है। रनिंग, रनिंग करते हैं हम, अब एक्सरसाइज तो होगी हमारी रनिंग की, तो रनिंग करते हुए क्या होता है, हमारे जो मसल्स है वो यहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट मोशन एंड लोकोमोशन परफॉर्म हो रहे होते हैं जब भी। और इसमें जो सबसे पहले लॉ फॉलो होता है ना, वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब भी हम धरती पे, ये देखो ये धरती है, जब भी हम धरती पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फोर्स, तो धरती हम पे आगे एक और फोर्स अप्लाई करती है, ये देखो, हमने धरती पे फोर्स अप्लाई किया तो धरती हम पे एक और फोर्स अप्लाई करेगी। तो क्या होगा उससे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिससे होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है ना, वो हमारी बॉडी को जब हम फोर्स लगाते हैं ना ग्राउंड पे, तो ग्राउंड हम पे उतना ही फोर्स लगाता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, फिर आगे बढ़ने में मदद करेगा, फिर आगे बढ़ने में मदद करेगा, फिर आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो ऐसे होता है हमारी बॉडी का वर्किंग मैकेनिज्म। इसमें न्यूटन सेकंड लॉ भी अप्लाई होता है, जिसे बोलते हैं टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन कीपिंग द मास कांस्टेंट। हमारी बॉडी का मास कांस्टेंट है, जितना भी हमारे अंदर मैटर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं मास, ठीक है। मास इज द क्वांटिटी बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी और सब्सटेंस, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज सेड टू बी मास। हमारे अंदर कितना मास है, मतलब मास मतलब मैटर, मैटर मतलब मेरे अंदर कितने ऑयल पार्टिकल्स, कितने एयर पार्टिकल्स, कितने लिक्विड पार्टिकल्स, कितने सॉलिड पार्टिकल्स, है ना। सेल्स हमारे सॉलिड है, उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो हमारा लिक्विड है, और उसके अंदर के जो डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस है वो गैसियस है ना। और गैसियस भी तो होती है ऑक्सीजन वगैरह। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही होती है। जब हम चल रहे होते हैं ना, दौड़ रहे होते हैं, तो हमने जो खाना खाया हुआ होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज मूवमेंट्स की वजह से हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो रही होती है। हीट जनरेट होने की वजह से क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी का होमोस्टैटिक बैलेंस मेंटेन हो रहा होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सिंपल बता दूं मैं कि आपका ब्रेन है, ब्रेन होम्योस्टैसिस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। होम्योस्टैसिस मतलब गर्मी लगेगी पसीना आएगा, सर्दी लगेगी कांपने लग जाएगी बॉडी, होता है ना ऐसा।
तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी हीट जनरेट करेगी इन रिस्पॉन्स टू ये रनिंग की वजह से आपकी बॉडी हीट जनरेट करेगी। उस हीट जनरेट कहाँ यूटिलाइज होता है, वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो हीट एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी यानी कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स हमारे खाने पीने की एनर्जी को तोड़ देती है। और उस तोड़ने की वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 O2 के प्रेजेंस में हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना, तो उससे क्या होगा, हम रेस्पिरेशन करेंगे यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी, पेट में जाएगी, उससे क्या होगा, ग्लूकोज से कंबाइन करेगी, क्या बनेगा, CO2 H2O और ATP। तो H2O हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, CO2 हमारी बॉडी से निकल जाएगी, और जो ATP एनर्जी होगी जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी में एनर्जी सेल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, वो हमारी बॉडी में हेल्प करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन एक्टिविटीज करने में। हमारी जो मसल्स होती है ना, वो जब ऐसे ऐसे रिलैक्स कर रही होती है, कंप्रेस कर रही होती है, ये अपनी बॉडी जो है रिलैक्स कर रही होती है, ये ठीक है, ये रिलैक्स कर रही होती है, तो इससे होता क्या है, इसके अंदर ना ऐसे फ्रिक्शन हो रहा होता है, ऐसे मतलब ये एक मसल है, ये दूसरी मसल है, बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। ऊपर होती है बाइसेप मसल्स, नीचे होती है ट्राइसेप मसल्स। तो जब ये एक मसल है, ये दूसरी मसल है, ये ऐसे ऐसे फ्रिक्शन के कॉन्टैक्ट में आ रही होती है, जिससे क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग क्रॉस ब्रिज थ्योरी। इसे मैं एक और वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। क्रॉस ब्रिज थ्योरी क्या कहती है कि जब दो मसल्स एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो एटीपी एनर्जी यूज होती है और एडीपी एनर्जी रिलीज होती है फॉस्फेटाइंस के फॉर्म में भी। तो क्या होता है उससे कि हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती है, पर जब हम ज्यादा भाग लेते हैं हमारे अंदर एटीपी और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड मतलब हम जो दही खाते हैं उसके अंदर लैक्टोस होता है, जो दूध पीते हैं उसके अंदर लैक्टोस होता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना होने की वजह से, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही एब्सेंस हो जाए, बिल्कुल लैक हो जाए, लैक लैक मतलब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कम हो जाए, तो उससे होता क्या है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो लैक्टिक एसिड बनता है उससे क्रैम्प आ जाता है। आपने देखा ना, भागते भागते एकदम से मौत आ जाती है, क्रैम्प आ जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं, तो उससे क्या हो रहा होता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवली दौड़ रहे होते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, और वो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी के मसल्स में ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, लिब्रिकेशन हो जाती है, हमारी मसल्स स्लिप हो जाती हैं, और हमें एकदम से क्रैम्प आ जाता है, या फिर जॉइंट पेन हो जाता है, बोन ब्रेक हो जाती है, या फिर कह सकते हैं जॉइंट पेन हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक्सरसाइजिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर वार्म अप करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट मतलब वो वाला ट्रीटमेंट नहीं मैं कह रहा हॉस्पिटल वाला, प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब अपनी बॉडी को प्रॉपरली मूव करें, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, हमारी बॉडी को प्रॉपरली रोटेट करें, ये नहीं कि बस ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, नहीं, अपनी बॉडी को पूरा रोटेट करना पड़ता है, ऐसे पूरा रोटेट करो ताकि आपकी बॉडी पूरा एंगल कवर करे, ठीक है, दौड़ते हुए। फिर उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है डिफरेंट एंगल्स परफॉर्म करने की वजह से होमियोस्टेसिस मेंटेन करेगी, आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज होगी, आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज की वजह से आपके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वो हीट सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से ऑयली सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसे हम बोलते हैं स्वेट, पसीना, ठीक है, वो पसीना रिलीज करेगी, और इस पसीने की वजह से क्या होगा, ये हमारे होमियोस्टेसिस का एक पार्ट है, जो कि क्या करता है, होमियोस्टेसिस क्या करती है, जब हमारी बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है ना, तो उससे क्या होता है, हमारी जो हीटिंग कंटेंट है ना, हीट कंटेंट मतलब जो हीट होती है हमारी बॉडी की, वो बेसिकली ऊपर आने शुरू हो जाती है पोर्स के थ्रू। पोर्स में क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो कि बेसिकली हीट के कांटेक्ट में आने से बहुत विस्कस नहीं होते, मतलब लिक्विड विस्कस नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर आने लग जाता है, और जो हमारी बॉडी में हेयर्स होते हैं ना, ये हेयर्स के अंदर से आने लग जाता है, और ऊपर स्वेट इकट्ठा होने लग जाता है, और स्वेट इकट्ठा होने से क्या होता है, वो स्वेट गर्म होता है, नेचर में कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इनसे हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट एक्सचेंज होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ हीट जिसे हम बोलते हैं। इसे इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे हम, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी। आप बस मुझे ध्यान से सुनना, मुझे पता है काफी लोगों को ये बोरिंग लग रही होगी, अरे कहाँ हमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना बोलता है ये, मुझे पता है, लेकिन आप एक बार सुनो, समझो, आप एक बार इंटरेस्ट लोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको इजी लग रहा है प्लीज कंटिन्यू जरूर करना। अगर किसी के पास टाइम नहीं है प्लीज बाद में एक बार देख लेना, इसे बहुत मजा आता है, बाद में भूलना मत, ठीक है। अगर किसी के पास टाइम है लेकिन देखना नहीं चाहता, एक बार ट्राई करो, देखो, समझो, आपको मजा आएगा, आगे आगे देखोगे तो और मजा आएगा। स्वेट होगा, स्वेट आपकी बॉडी से वो कोल्ड पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो हीट है वो उसके पास चली जाएगी, कोल्ड एयर पार्टिकल्स के पास,
हीट बैलेंस हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो क्या होगा उससे आपकी जो बॉडी की हीट है वो उन पार्टिकल्स ने ली, जिससे कि आपकी बॉडी कूल हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगी उन पार्टिकल्स में, और इवेपोरेशन कोजेस कूलिंग इफेक्ट। ये हमेशा याद रखना, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इवेपोरेशन कोजेस कूलिंग कॉन्सेप्ट। इवेपोरेशन कूल कैसे करता है, जब हमारी बॉडी में इवेपोरेट, देखो एयर वो वाटर पार्टिकल्स है, पानी है, ठीक है, ये पानी है, अब ये पानी क्या करेगा, इसके अंदर कोल्ड एयर पार्टिकल्स हैं, हमारे एनवायरनमेंट में गर्मी है, तो गर्म पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसे कोल्ड एयर पार्टिकल्स को अपनी हीट दे देंगे, जिससे ये ना बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इवेपोरेट हो जाएगा तो इवेपोरेट होने से क्या होगा, नेचर के अंदर जो हीट है वो ये ले लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, ये तो स्टीम बन गया। जितनी भी हीट है एयर में वो सारी की सारी इसने ले ली, मतलब कि एब्सेंस ऑफ हीट की वजह से हमारे अंदर कूलनेस हो जाएगी, कोल्डनेस हो जाएगी, चिल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में जो गर्मी है वो कम हो जाएगी। बस ऐसा ही होता है इसका रीजन, कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। कि इसमें ठंडा है, बाहर गर्मी है, गर्मी इसके अंदर चली जाएगी और ये भाप बन जाएगी, तो जितनी भी गर्मी है वो तो भाप बन गई, तो अब क्या होगा, अब बिल्कुल कूलनेस हो जाएगी, मतलब ठंडक हो जाएगी, ठीक है। स्वेटिंग करके यही होता है कि स्वेटिंग के बाद हमें सीधा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग क्या हो रही होती है, हमारे अंदर ऑलरेडी कूलिंग कर रही होती है, और जैसे हम पानी पी लेते हैं हमारे अंदर जितनी भी गर्मी होती है वो सारी की सारी वॉश आउट हो जाती है, और जितनी भी गर्मी वॉश आउट होती है उनसे टॉक्सिन्स बनती हैं, और टॉक्सिन्स बनने की वजह से क्या हो रहा होता है, क्योंकि अंदर हमारे रेस्पिरेशन हो रही है, मतलब कि हमारा जो ग्लूकोज है, हमारा जो मोटापा है वो बर्न हो रहा है, कैलोरीज बर्न हो रही है, लेकिन जैसे हम पानी पी लेते हैं एक साथ, तो उससे क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स, मतलब जितने भी वो निकल रही होती है, हीट निकल रही होती है, जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है वो सारा की तरह वीक हो जाता है, एकदम से पानी आ जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और वो टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे होके हमारी बॉडी में पॉइजनिंग करते हैं। पॉइजनिंग मतलब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाती है, मतलब इन शॉर्ट नुकसान ही होने वाला है अपनी बॉडी को। तो पानी भी पियो, तो 2 सेकंड पंखे में बैठ के पसीना सुखा लो, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी ना थोड़ी देर के लिए सेटल हो जाती है, हमारी बॉडी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि हम पानी भी पीते हैं ना, तो वो पानी हमारे मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाता है। लेकिन अगर हम एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हमारी बॉडी इम्यून नहीं रहती है, उसके बाद उसे बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कहते हैं ना सिर दर्द हो जाता है या फिर गर्म सर्द हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि आप जैसे ठंडे के ऊपर गर्म या गर्म के ऊपर ठंडा पी लोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एकदम से एक हाइपर एक्टिव स्टेट में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम को सफर करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रश करते हैं, अब ब्रशिंग कर रहे होते हैं हम अपनी बॉडी में, सॉरी अपने टीथ पे, तो उससे होता क्या है कि जब आप ब्रश कर रहे होते हो ना, तो जितना भी एसिडिक मेटाबॉलिज्म आपके या फिर एसिडिक सब्सटेंस आपके दांतों पे लगा होता है, वो क्या करते हैं, जैसे हम टूथपेस्ट लेते हैं, वो टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है, कभी आप देखना उसमें फ्लोराइड आयन और बेसिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे NaO है, स्ट्रॉन्ग बेस तो बहुत कम यूज होते हैं, बट बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस H2O बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बोला उसके अंदर फ्लोराइड्स होते हैं, आप ध्यान रखना, कभी भी कुछ बच्चों की आदत होती है वो ना ब्रश करते हुए ना उसे निगल लेते हैं, निगलना नहीं होता उसे, टूथपेस्ट को बाहर फेंकना होता है, जरूरी नहीं है कि आप उसे निगलो, निगलने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता होगा, है ना, होता है, उसके अंदर फ्लोराइड आयन होते हैं जो अंदर जाके हमारी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो फ्लोराइड होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं, यानी कि F होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्योंकि ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, H2O O को ब्रेक करके H के साथ बाइंड करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है, और वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमें पॉइजनिंग हो सकती है, कैंसर जैसे चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो अपने बच्चों को हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी वो टूथपेस्ट को स्वैलो ना कर ले, एक बार गलती से, 2 बार हो जाता है, लेकिन बार बार नहीं, जितना यूज करना है उतना यूज करे, ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत सारे का ले लिया और अंदर चला गया वो मुंह के, नहीं, उससे आगे जाके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप कहोगे लाइफ में कैंसर किसने देखा है, अभी तो पूरी लाइफ है, क्या डर डर के जीना, आपकी बात सही है, लेकिन डर डर के नहीं जियोगे तो आप प्रिकॉशंस कैसे लोगे अपनी लाइफ में, बाद में डॉक्टर के चक्कर काटने से अच्छा आप अभी प्रिकॉशंस ले लो, ठीक है। अगर आप साइंस को ध्यान में रख के अपने काम करोगे तो आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो आप जब ब्रश कर रहे होते हो तो डिफरेंट जो कैविटीज में आपके जो वो एसिडिक मेटाबॉलिज्म या फिर जो सब्सटेंस फंसे हुए होते हैं ना, वो उनके टूथ ब्रिसल्स के थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिससे वो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो मूवमेंट करने की वजह से क्या हो रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वो ना थोड़े थोड़े कोनों में जाके, जैसे आपने एड्स में देखा होगा, थोड़े थोड़े कोनों में जाके क्या कर रहे होते हैं, टूथ ब्रिसल्स को ओपन कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, जिससे जितना भी पानी निकल रहा होता है वहां से वो सारा का सारा उस कैविटी को निकाल देता है। हमारा ऐसे ही होता है कि जब हम ब्रश कर रहे होते हैं ना, हमारे टीथ के जो मसल, अब आप उसमें पानी लगाते हो, होता क्या है कि आप जब ब्रश कर रहे होते हो ना, आपके जो मसूड़े हैं, आपके जो गम्स हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए ना प्लाज्मोलिसिस कर लेते हैं, प्लाज्मोलिसिस मतलब श्रिंक हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे आपके जो टीथ है ना वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब ये आपके टीथ थे कुछ ऐसे, अब ये थोड़े ऐसे हो जाते हैं,
ठीक है। उससे होता क्या है, आपके ना मसल्स बीच बीच में जाके ना आपकी वो जितने भी कैविटीज है उनको निकाल देती है, जितने भी जर्म्स हैं उसको निकाल देती है, जितने भी कैविटीज सब्सटेंसेस फंसे हुए होते हैं उसे निकाल देती है। इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी जो जर्म पार्टिकल्स होते हैं वो निकले होते, वो फंसे हुए होते हैं ना, सारे निकल जाते हैं। जितना भी एसिड इकट्ठा हुआ होता है टूथ एनामल पे, वो सारा का सारा बेसिक हो जाता है, सोल्ट बन जाता है। वो सोल्ट अल्टरनेटिवली हमारी बॉडी के बाहर चले जाता है। जब हम स्प्लैश करते हैं ना, थूकते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं और जितने भी बैड ही हैं ऑलमोस्ट, तो क्योंकि गंदे तो अंदर चले जाते हैं ना, तो जितने भी बैड है वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे बाहर एकदम स्प्लैश हो जाते हैं, बाहर थूक देते हैं हम उन्हें। क्योंकि जो वो होता है ना टूथपेस्ट, उसके साथ वो कर देते हैं, जम जाते हैं, क्या करते हैं, मीजल्स फॉर्मेशन करते हैं, झाग बन जाती है। झाग क्या करती है, उन जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको अपने अंदर ले लेती है। जैसे हम थूकते हैं तो वो सारी की सारी बाहर चली जाती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो टीथ है, पूरे जितने भी माउथ है, वो सारा का सारा बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, और जितने थोड़ी देर में, बस बिल्कुल थोड़े सेकंड्स में वो अपने आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले ऐसे थे, अब फिर से ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले ऐसे थे, ऐसे, वो अब ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मा जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि हमारे जो सेल्स होते हैं, और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, जब एक बैलून फटता है तो उसका सारा पानी बाहर आ जाता है, बस वैसे ही होता है। सेल फटे, बाहर आ गया उसका सारा पानी, लेकिन सेल वापस बन भी जाती है, तो बैलून फिर से फुलाओ तो वो अपने आप रिकवर हो जाते हैं, तो अपने आप रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब ब्रश तो कर लिया, अब बात आई नहाने की। अब जब हम नहा रहे होते हैं ना, तो उससे क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, जितने भी टॉक्सिक पार्टिकल्स, और जितने भी स्वेट होता है, वो सारा का सारा नहाने की वजह से क्या हो रहा होता है, रिमूव हो जाता है। अब प्रेफरेंस क्या है, कोल्ड पानी, ठंडे पानी से नहाए कि गर्म पानी से नहाए। अब कुछ लोग कहेंगे ठंडे पानी में नहाया जाता है, गर्म पानी में नहाना चाहिए, और कुछ कहेंगे हम गर्म में नहीं नहाते, हम सिर्फ ठंडे में नहाते हैं। प्रेफरेबल है आप ठंडे में नहाएं। आपको लगेगा ना कि क्यों ठंडे में इसलिए नहाना चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी जो स्वेट पार्टिकल्स और हॉट पार्टिकल्स के थ्रू कवर्ड होती है ना, आप जब ठंडे पानी से नहाते हो ना, आपके जितने भी बाल होते हैं, वो सारे के सारे बालों के अंदर से ना कोल्ड एयर पार्टिकल्स जब रिमूव हो रहे होते हैं ना, तो जितने भी डैंड्रफ पार्टिकल्स हैं वो ना इजीली रिमूव कर देते हैं। अब आपको लगता है कि गर्म पानी में ऐसा क्या है जो वो रिमूव नहीं कर सकते? गर्म पानी ना आपके बॉडी को उल्टा और हीट देती है, जिसकी वजह से क्या हो रही होती है, तो आपकी बॉडी में हीट अमाउंट ज्यादा स्ट्राइक करने की वजह से आपके जो डैंड्रफ पार्टिकल्स हैं वो आपके स्किन पे चिपके रह जाते हैं। लेकिन कोल्ड एयर पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, आपकी जो बॉडी के अंदर हीट है, एक्सेसिव हीट है, जो पित्त है आपकी बॉडी का, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ठंडे पानी की वजह से आपकी बॉडी में जितना भी पित्त है, जितना भी गर्मी है, वो सारी की सारी शांत हो जाएगी, और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म है वो सारा का सारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी हीट अंदर इकट्ठी हो रही होती है वो सारी की सारी ठीक हो जाती है। गर्म पानी से नहाने से उल्टा लूज मोशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, और न जाने कितने वॉमिटिंग, डायरिया, इतने सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसको गर्म पानी में नहाना होता है उसे गर्म पानी में ही नहाना चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा आपको लग रहा होगा ना कि अरे यार अब हम ठंडे पानी में भी नहा, सर्दियों में भी ठंडे पानी में, सर्दियों के अंदर गर्म पानी में नहा सकते हो, क्योंकि देखो टेम्परेचर के ऊपर है ना। अगर आप गर्मियों में भी गर्म पानी में नहा रहे हो तो वो गलत बात है, अगर आप सर्दियों में भी सर्दी पानी में, ठंडे पानी में नहा रहे हो, वो भी गलत बात है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर रहे। आपको होम्योस्टैसिस समझनी पड़ेगी कि गर्मी के अंदर हमारी बॉडी को ठंडा चाहिए होता है, और ठंडी के अंदर हमारी बॉडी को गर्मी चाहिए होती है, वो भी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो क्या हो रहा होता है उससे कि हमारी बॉडी के अंदर ना, जब हम सोप लगा रहे होते हैं, सोप में क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट लिगेंड्स और जितने भी सोप पार्टिकल्स होते हैं, सोप पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट बेस और सोप बेस, जो कि कैल्शियम और पोटेशियम की फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक चेन्स होती है, जो कि बेसिकली क्या करती हैं, समझ लो कि एक कंपाउंड है, जो कि आपके ना बॉडी पे जैसे आप रगड़ोगे तो उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी पे रब करने से ना, वो आपकी जो स्किन है ना, उस स्किन से वो डिफरेंट टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ये जितने भी डिफरेंट टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं, जितना भी स्वेट होता है, उससे अपनी ना जितनी भी बॉन्डिंग्स होती हैं उसके साथ ना वो अपने जो रिसेप्ट वो बॉन्डिंग होती है उससे चिपका लेता है। उसके बाद हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक चेन होती है, ऐसे हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे हाइड्रोफोबिक हेड होते हैं ना, वो तो सरफेस पे रहते हैं, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो हमारे डस्ट पार्टिकल से चिपक जाती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि हम जब ना उसे पानी से वॉश करते हैं ना, तो वो सारी की सारी वॉश आउट हो जाती है, और जितने भी जर्म्स और जितने भी क्या हो रहा है, जर्म्स कुछ नहीं डेड होते, सोप से जर्म डेड नहीं होते, सोप से सिर्फ जर्म चिपक जाते हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, वो ना लूज हो जाते हैं हमारी बॉडी पे, और लूज होने की वजह से जैसे हम पानी डालते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या होता है, वो सारे के सारे फिसल जाते हैं, और जितने भी जर्म्स वहां निकल जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि कोई जर्म मरता नहीं है,
वो जस्ट हमारी बॉडी से निकल जाता है, वो हमारी बॉडी से स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारी बॉडी फ्री ऑफ जर्म्स हो जाती है, बट नॉट 99.99%। हमारी बॉडी 100% भी नहीं होती, और जो बोलते हैं ना 99.99% वो भी नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि कितनी सस्टेनेबिलिटी है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी पे किस टाइप के जर्म्स प्रेजेंट है, उसके बेस पे हम ज्यादा से ज्यादा जर्म्स को अलग अलग सोप से कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हम अलग अलग सोप लगाते रहे, नहीं, जरूरी नहीं है। आप अपनी बॉडी को एक सोप से भी धोगे कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहोगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप बात करो ड्राई द बॉडी, तो ड्राई द बॉडी में आपको बॉडी ड्राई करनी होती है। अब आप बॉडी कैसे ड्राई किया करो, जब आप बॉडी ड्राई करते हो ना, तो आपने जेंटल प्रेशर लगाया करो, एक जेंटल प्रेशर लगा के ऐसे ऐसे जेंटल प्रेशर लगा के ऐसे रब किया करो, ऐसे, ठीक है, वाइब्रेट किया करो, और ऐसे प्रेशर लगाया करो, ये पकड़ा, प्रेशर लगाया, और ये रब करना चाहिए, प्रेशर फील होना चाहिए आपको बॉडी पे। ये नहीं कि आप बिल्कुल अपनी बॉडी को बिल्कुल क्रश कर दो, क्रश नहीं करना अपनी बॉडी को, ये नहीं कि आप बिल्कुल हार्म करना शुरू कर दो ना, कुछ नहीं करना, हल्का प्रेशर लगाना है, और ऐसे ऐसे रब करना है, ऐसे, ठीक है। रब करोगे ना, उससे होगा क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डेड स्किन सेल्स होते हैं ना आपकी बॉडी के ऊपर, वो सारे के सारे निकलना शुरू हो जाते हैं रब करने से, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी फ्रेश स्किन होती है ना, वो सारी की ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आने से अच्छी तरह से अबंडेंटली सामने आती है, और आपकी स्किन का कलर भी फेयर होता है, क्योंकि जब आप रब करते हो ना, तो उसके ऊपर जो मेलानिन सेल्स होते हैं, वो सारे के सारे ना हीट के कॉन्टैक्ट में आने से क्या हो रहे होते हैं, निकल रहे, शेड हो रहे होते हैं, शेड होने की वजह से क्या हो रहा होता है, आपकी जो स्किन होती है ना, वो सारी की सारी रिलैक्स हो रही होती है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा मत सोचना, आपको बस समझना है, सुनो, समझो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जेंटल प्रेशर लगाना चाहिए, लेकिन हेयर्स पे आपको हमेशा जेंटल हल्का हल्का करना चाहिए, ये नहीं कि आप जेंटल ऐसे ऐसे कर रहे हो, नहीं, वो सबसे गलत है। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे ना, तो आपके जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं, वो नहाने के बाद ना वीक हो जाते हैं, और वीक होने के बाद क्या होता है, जब आप जेंटल प्रेशर लगाई करते हो ना, आपको स्किन पे प्रेशर लगाना है, लेकिन आपको इस पे हल्का 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 टच करना है बस, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हल्की हल्की क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे ऐसे करोगे ना एकदम से कि ऐसे ऐसे, तो आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वो लूजली पैक्ड होने की वजह से ना निकल जाती है, आपकी बॉडी ना ड्राई होने लग जाएगी, आपके जो हेयर्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ठीक से, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा ऐसे ऐसे खींचने की वजह से आपके हेयर ना टूट भी सकते हैं, जिससे आपको हेयर प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, और आगे जाके डिफरेंट टाइप ऑफ डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा मत करना, हल्का हल्का जेंटल प्रेशर लगाओ, और ऐसे ऐसे सुखाने की कोशिश करो, उससे आपको ठीक लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हेयर ड्रायर पे। हेयर ड्राई करना अच्छी बात है, हेयर ड्राई करना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा करने से क्या होता है, हमारी बॉडी ना हीट पार्टिकल से कांटेक्ट में आती है। हेयर ड्राई किस पे काम करता है, हेयर ड्राई कंप्रेसिंग द एयर पार्टिकल फिनोमिनन पे काम करते हैं, जिसपे क्या हो रहा होता है कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करके ना उसको सरफेस एरिया कम कर देते हैं। मतलब आपने देखे हेयर ड्रायर को कभी, नहीं। वो जब बड़ा होता है ना, तो वो पीछे से बड़ा होता है, वो पीछे से अंदर की तरफ ऐसे हेयर पास आउट करता है। मतलब मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हेयर ड्रायर है, और मैंने इसे ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका छोटा एरिया होगा, ये इसका बड़ा एरिया होगा, तो ये बड़े एरिया के अंदर से क्या करता है, वो ना एयर पास आउट करता है हाई स्पीड से, जिसकी वजह से क्या करता है, वो एयर को कंप्रेस कर देता है, और एयर के कंप्रेस करने की वजह से उसका सरफेस एरिया, उसकी वॉल्यूम उतनी रहती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, उसकी वजह से वो एक दूसरे टकराते हैं, और टकराने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर हीट की इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है, जिसकी वजह से हॉट एयर पार्टिकल ज्यादा आते हैं उसके अंदर, टेम्परेचर राइज कर जाता है। टेम्परेचर राइज करने की वजह से आपके जो हॉट एयर पार्टिकल्स है वो आपके सिर पे आते हैं, आपकी जो हेयर पार्टिकल्स हैं उनको वीक करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए तो आपकी बॉडी शाइन करेगी, लेकिन अगर रोज रोज आप उसे यूज करोगे ना, तो उससे आपके हेयर फॉलिकल्स वीक होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएगी, और आपके हेयर फॉल बढ़ जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा हेयर फॉल वो हेयर ड्राई करते हैं ना, वो हेयर फॉल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं उनमें, फिर उनको बाद में केराटिन जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फर फ्री शैम्पू लगाने पड़ते हैं, क्या फायदा उसका। तो हेयर ड्राई करो, लेकिन बहुत कम, ये नहीं कि हर रोज आप नहा रहे हो तो हेयर ड्राई कर रहे हो, नहीं, वो गलत बात है। आपको बिल्कुल लिमिटेड करना चाहिए, थोड़ा सा कर लिया, 5 सेकंड भी कर लिया चलो, लेकिन हर रोज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा करना चाहिए, बस हल्का सा ड्राई कर दो बस, ठीक है। सनी डे, सनी डे की बात आ जाती है, तो सनी डे जब होता है ना, अब आपने हेयर ड्राई भी कर लिया, अब अगर गर्मी होती है, अब आप बात करो कपड़े, कपड़े क्या पहनने चाहिए, गर्मी में कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए, सर्दी में वुलन क्लॉथ पहनने चाहिए। अब ऐसा क्यों, सर्दी में क्योंकि गर्मी होती है ना,
अब गर्मी होती है तो गर्मी क्या करती है, आपकी बॉडी में हॉट एयर पार्टिकल ज्यादा होंगे, आपकी जो एनवायरनमेंट में हॉट एयर पार्टिकल ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। लेकिन जब आप कॉटन पार्टिकल जाते हो ना, तो कॉटन के अंदर ना पोर्स होते हैं, और पोर्स की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेट जब रिलीज करती है ना, गर्मी जब लगती है तो स्वेट रिलीज करते हैं, पसीना। तो पसीना रिलीज करने की वजह से क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो पोर्स की जो मतलब, देखो ना, पसीना आया, पोर्स हैं कॉटन कॉटन के अंदर, छोटे छोटे होल्स हैं, तो उससे वो पसीना एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जो कोल्ड एयर पार्टिकल्स हैं वो आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, इवेपोरेशन कोजेस कूलिंग इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी कूल फील करेगी, ठंडी फील करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी पहले से ज्यादा ठंडा फील करेगी और आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे समझो कि आपकी बॉडी ठंडी ठंडी फील करेगी, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, तो ऐसा ही इस समय मैकेनिज्म होते हैं कि कॉटन पार्टिकल्स पाने से या फिर कॉटन के क्लॉथ पाने से क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि कुछ स्लिम वेट वो कोई क्लॉथ आता है, उसके ना कॉटन का बना होता है, और वो कॉटन के अंदर पोर्स होते हैं, तो जैसे ही वो आपको पसीना आता है वो एब्जॉर्ब करके ना एवेपोरेट कर देता है वाटर को, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, बस उसका इतना ही मैकेनिज्म होता है। बाकी अगर हम कोल्ड की बात करें तो ठंडे ठंडे सीजन में क्या होता है, डिफरेंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, और वो ह्यूमिडिटी ना आपके क्लॉथ पे आती है, और आपके क्लॉथ पे आने से क्या होता है, आपके क्लॉथ गीले हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करती है, और एब्सेंस ऑफ हीट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, ठंडक फील होती है आपको। ठंडक से एब्सेंस ऑफ हीट है, नथिंग एल्स। गर्मी होगी, ठंड मतलब हीट होगी, तो आपकी बॉडी गर्मी फील करेगी। अगर सर्दी होगी तो आपकी बॉडी हीट नहीं फील करेगी। प्रेजेंस ऑफ हीट गर्मी, एब्सेंस ऑफ हीट सर्दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपकी बॉडी ठंडक फील करेगी ह्यूमिडिटी की वजह से। सर्दी बढ़ जाती है ना, सर्दी नहीं बढ़ती, वाटर पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, वाटर पार्टिकल्स ह्यूमिडिटी, ओस ओस बढ़ जाती है। ओस पड़ने की वजह से क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जितने भी हीट है वो एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से आपको ठंड लगती है। लेकिन जैसे हम गर्म क्लॉथ पाते हैं, वुलन क्लॉथ पाते हैं, वो हमारा एक एडियाबैटिक टेम्परेचर मेंटेन करती है, एक लेयर्स बना देती है अपने स्किन के आसपास, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना उसे एब्जॉर्ब तो करती है, लेकिन वो ना हमारी बॉडी तक उसे पहुंचने नहीं देती, वो बहुत मोटी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे बॉडी तक ह्यूमिडिटी को पहुंचने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की हीट अंदर रहती है और हमारी जो बाहर की ओस है वो बाहर रहती है, जिसकी वजह से एडियाबैटिक सिस्टम मेंटेन हो रहा होता है। ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे, कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, ऐसे 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 ऐसे। अब ये देखो, ये थर्मोस्टील बोटल्स होती है, ये थर्मोस्टील बोटल भी एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक होने का मतलब इसके अंदर की जो, ये देखो, इसके अंदर की जो ये होती है ना, ये अंदर की लेयर होती है, ये लेयर ना इसकी थर्मोस्टील से बनी हुई होती है, और इसके ये अंदर होती है, इसके बीच में वैक्यूम होता है, एयर निकाल देते हैं सारी, सक आउट कर लेते हैं, और इसके बाहर जो होता है ये होता है स्टील होता है। तो थर्मो स्टील मतलब इसके अंदर जितने भी हीट है वो सारी अंदर रहेगी, और जितनी भी बाहर की हीट है वो सारी बाहर रहेगी। तो ठंडा अगर अंदर होगा तो कोई हीट नहीं है अंदर, इसका मतलब अंदर ठंडा रहेगा, और अगर अंदर गर्म है तो गर्म रहेगा। ठीक है, यही इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, देखा डेली लाइफ में यहाँ पे कितनी साइंस छुपी हुई है। कुछ साइंस मुश्किल नहीं होती, मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज आप भी थोड़ा समझो ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्रेकफास्ट की। अगर आप ब्रेकफास्ट पे बैठते हो तो आपको कहाँ खाना चाहिए, बेड पे खाना चाहिए, चेयर पे खाना चाहिए। अगर आपको चेयर पे, अब ये देखो मैं अभी चेयर पे बैठता हूँ, ये देखो, ये भी मैं अभी चेयर पे बैठ के खाना खाता हूँ। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि आपकी बॉडी ना हमेशा रिलैक्स रहती है, और आपकी बॉडी, ये देखो आपकी जो स्पाइनल कोड है वो हमेशा स्ट्रेट रहेगी, और आपके स्पाइनल कोड स्ट्रेट रहने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी ना ऑलमोस्ट एक प्रॉपर एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल बैलेंस क्रिएट करके रखती है। ये देखो, ये प्रॉपर स्ट्रक्चरल बैलेंस क्रिएट करके रखेगी, ये देखो। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि आपकी बैकबोन भी स्ट्रेट रहती है, और आपकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल बोन्स हैं, डिफरेंट जॉइंट्स हैं, वो भी एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब ना उन्हें ऐसे करना पड़ रहा है, ना उन्हें ज्यादा ऐसे करना पड़ रहा है, ना उन्हें ऐसे करना पड़ रहा है, ना उन्हें ऐसे करना पड़ रहा है, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठे हैं। स्ट्रेट बैठने की वजह से आप बिल्कुल रिलैक्स बैठते हो, और रिलैक्स बैठने की वजह से क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो भी बिल्कुल स्ट्रेट काम करता है, जिसमें आप खाते हो तो आपके खाने की वजह से बिल्कुल एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट होता है, और आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनता है, और स्ट्रॉन्ग बनता है तो जिसकी वजह से आपकी जो ग्रेविटी भी एक्ट करती है उसमें, आपकी ग्रेविटी एक्ट करेगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका जो खाना है वो मोर इफेक्टिवली डाइजेस्ट होगा एज कम्पेयर टू बेड पे बैठने से, क्योंकि बेड का जो सर्फेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है, और स्मूथ सर्फेस पे बैठने से आपका जो बोवल मूवमेंट है वो इफेक्ट होती है, जिससे लूज मोशन, डायरिया और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप खाना खाते हो
खाना खा रहे हो, खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी जब उसे खाती है तो वो सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करती है। और डिफरेंट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग पे, जो कि सोल्ट, शुगरी और न जाने स्पाइसी, और बहुत सारे 7 टाइप ऑफ स्पाइसी वो होते हैं, उसको टेस्ट बर्ड होते हैं। और उसमें फ्रेनिलम भी होता है, पिलिफोम एपरेटस, ठीक है। फ्रेनिलम होता है ये हमारे जीभ के नीचे का हिस्सा, और होता है फिलिफोम एपरेटस जो कि हमारी टंग को बाइंड करके रखता है। फ्रेनिलम भी होता है और फिलिफोम भी होता है जो कि हमारे टेस्ट बर्ड्स को इफेक्टिवली ट्रीट करता है और हमारी टंग को बाइंड करने में मदद करता है। और क्या करता है, जब हम कुछ खाते हैं ना, अब हमने कुछ खाया तो खाने की वजह से क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होगा। अब सलाइवरी अमाइलेज उसे क्या ब्रेक डाउन करेगा इनटू डाइसैकेराइड। अगर पॉलीसैकेराइड है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, आलू खाया तो वो पहले उसे डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। बोवल मूवमेंट्स होगी, सॉरी बोवल मूवमेंट्स नहीं, टीथ मूवमेंट्स होगी जैसे जो होंगी। और हमारी जो एक यही जो है मैंडिबल जो कि मूवेबल है, हमारा पूरा का पूरा जो ये स्टैच्यूर है ना, जो भी हड्डी है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी हड्डी यहाँ तक, ये सारी की सारी क्या है, इमूवेबल है, मतलब स्टैच्यूर है। तो उससे होगा क्या, ये मूव तो करते ही नहीं, आपको लगता है पूरा का पूरा मुंह मूव करता है, ये सिर्फ एक बोन है मैंडिबल जो कि मूव करती है, ठीक है। ऐसा ही होता है इसमें। और एक हाइवेट बोन होती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये ठीक है, ये हाइवेट बोन, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए आप समझो कि आपकी जो बॉडी है ना, वो जब कुछ खाती है तो वो सलाइवरी अमाइलेज से ट्रीट करेगी, फिर अंदर जाएगी तो एसिड से ट्रीट करेगी। ये हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। और लेकिन मेन आप समझ लो कि वो डाइजेशन करती है और डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स के साथ मिक्सचर बनाती है, पैनक्रियास, लिवर, ये इन सब एंजाइम रिलीज करते हैं जो उस फूड को ब्रेक डाउन करते रहते हैं। और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, कोई भी कसर नहीं बचती। और कसर ना बचने की वजह से अब जितना भी पानी होता है और जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी पानी है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होता है फिर से। और जितना भी ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, और जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा निकल जाता है थ्रू द रेक्टम, एनएस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। रेक्टम में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे फूड को टॉक्सिन, अगर देखो ये दोनों होते हैं। अब अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारे गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे, जिससे कि हमारी डाइजेशन प्रॉपर होगी। अगर हम बेकार का बाहर का खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा, बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। उस बैड बैक्टीरिया बनने की वजह से क्या होता है, हमारा फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होएगा, जिससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ अपेंडिसाइटिस प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डायरिया, लूज मोशन और न जाने ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हमारे रेक्टम में गुड बैक्टीरिया स्टोर हो। प्रोबायोटिक्स खानी चाहिए ताकि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया हो। आप इसे जरूर देखना, गुड बैक्टीरिया क्या होती है, प्रोबायोटिक्स क्या होता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस पे, मैं फिर से बना दूंगा अगर आप कहोगे, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या होगा, आपकी गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होने की वजह से आपके ना बॉवल मूवमेंट भी अच्छी होगी। बॉवल मूवमेंट्स मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये ऐसी ऐसी नहीं होगी, ऐसी ऐसी होगी, ठीक है। एक होती है ऐसी ऐसी मूवमेंट्स, ठीक है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे होता है ना, तो एक होती है ऐसी ऐसी मूवमेंट्स, ये ठीक है। और एक होती है ऐसी ऐसी मूवमेंट्स, ठीक है। अब आप ही देख लो आपको कौन सी मूवमेंट्स चाहिए, एक होती है ऐसी ऐसी और एक होती है ऐसी ऐसी। तो बोवल मूवमेंट जो ऐसी ऐसी होगी तो वो ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, जिससे कि आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आपको लूज मोशन हो जाएंगे, लेकिन वॉमिटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसे ऐसे करेगी, ठीक ठीक खाना डाइजेस्ट करेगी, तो उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट भी कर पाएगी, प्रॉपर रीअब्जॉर्ब भी कर पाएगी, और उल्टा आपकी बॉडी अच्छे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, अब आपने खाना तो खा लिया, अब आप गए घर के लिए, काम के लिए, ठीक है। काम के लिए गए तो आपने बाहर धूप में एक्सपोजर किया, धूप में आप एक्सपोज हो, तो क्या होगा, आपको जो यूवी रेडिएशन है वो सारी की सारी आपकी स्किन से स्ट्राइक करेगी। और स्किन से, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर करवाऊँ और अच्छे से क्लियर कराऊँ। मैं जल्दी जल्दी नहीं कराना चाहता, क्योंकि फिर आपको क्या लगेगा कि ये 2 मिनट में हो गया और आपको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर ज़्यादा देर भी लगेगा तो प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन प्लीज़ आप इसे थोड़ा एंड तक देखना ताकि आपको और मज़ा आए। बहुत अच्छी अच्छी आने वाली है आगे आगे टेक्निक्स, जिससे आप अपनी बॉडी को और इफेक्टिव और अपने दिन को और पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक है। आप सन यूवी रेडिएशन से क्या एक्सपोज्ड हो, तो उस यूवी रेडिएशन से एक्सपोज होने से क्या होता है, वो कभी भी आपकी बॉडी को स्ट्राइक नहीं करेगी, मतलब वो आपके सरफेस तक पहुंच सकती है, आपकी बॉडी के अंदर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। तो उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी जो है वो मेलानोसाइट्स रिलीज करती है, मतलब कि आपकी बॉडी जो है यूवी रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आने से डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है और रेडियो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है डिफरेंट मेलानिन साइट्स रिलीज करती है, मेलानोसाइट्स, पिट्यूटरी हार्मोन के पास सिग्नल जाएगा,
वो सिग्नल क्या कहेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन कहेगा कि मेलानिन सेल्स और डेड स्किन सेल्स होते हैं उन्हें ऊपर भेज दो ताकि वो हमारे स्वेट को सेबेशियस ग्लैंड को निकलने में मदद करे और हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करे ताकि हमारी स्किन जो है वो रिलैक्स रहे और हेल्दी रहे। तो होगा क्या उससे, होगा ये कि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स रहेगी, आपकी बॉडी जो है वो काली जरूर हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही आप उसे पानी, क्योंकि वो उसे पानी को एब्जॉर्ब करके लेती है ना, पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से आपकी स्किन जो होगी वो रफ हो जाएगी और ना आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। लेकिन जैसे आप उसमें पानी लगाओगे ना, पानी लगाओगे, लोशन लगाओगे, वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से मेलानिन सेल्स जो है वो शेड हो जाते हैं और शेड होने की वजह से या फिर डेड स्किन सेल्स का शेड होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो फिर से रिकवर हो जाती है, ऐसे ऐसे रिकवर हो जाती है आपकी स्किन। ये देखो व्हाइट कलर है ना, स्किन ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। जब आप फेस वॉश वगैरह करते हो तो उससे होता ये है, कुछ नहीं होता, होता बस ये कि इनके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपने सरफेस पे और उस वाटर के एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो पूरी की पूरी लेयर है वो वाटर से भर जाती है और उस वाटर के थोड़ी देर आप रुक के देखना, आपको लगेगा कि आपका जो पूरा फेस है ना वो वाटर से भर रहा है। वाटर से इसलिए भरेगा क्योंकि उनके अंदर ना एब्जॉर्बेट होता है, एब्जॉर्बेट मतलब ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर ना क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, आपकी जो लेयर है वो वाटर से रिलैक्स हो जाएगी, वाटर से कवर्ड हो जाएगी, जिससे आपकी जो बॉडी है वो मेलानिन सेल्स को डिक्रीज करेगी और इफेक्टिव सेल्स, हेल्दी सेल्स को इंक्रीज करेगी, जिससे आपकी बॉडी जो है वो ऐसे रिलैक्स हो जाएगी, मतलब हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो आप पूरा दिन काम कर रहे हो, गर्मी है तो आप कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे, ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स खाओगे, वो क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया होम्योस्टैसिस बैलेंस के लिए, पित्त शांत करने के लिए। ठीक है, आप उसके लिए करते हो ये सब कि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे और आप ठंडा ठंडा खाओगे तो आपकी बॉडी की जो हीट है वो बैलेंस रहेगी, पित्त बैलेंस रहेगा। अगर आप सर्दी वाला दिन है तो आप हॉट टी पीते हो, आप गरम गरम चाय पीते हो, है ना, अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, कोई फर्क नहीं है। ठंडी ठंडी चाय, वो गरम गरम चाय पीते हो या फिर कॉफी पीते हो, है ना, या फिर आग जला के बैठते हो बॉन फायर में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को हीट दे रहे हो ताकि आपकी बॉडी जो है एक्सटर्नल बेसिस पे हीट को एब्जॉर्ब करे, ताकि आपकी बॉडी का जो पित्त है वो भी शांत रहे और आपकी बॉडी का जो होम्योस्टैटिक बैलेंस है वो भी मेंटेन रहे। होम्योस्टैसिस कुछ नहीं है, होम्योस्टैसिस है आपकी सर्दी और गर्मी का बैलेंस बने रहना। ज्यादा सर्दी होगी तो आपको आप कांपने लग जाओगे, आपकी वैसे आप कांपने लग जाते हो ना, ऐसे शिवरिंग होने लग जाती है, लेकिन अगर आपको गर्मी ज्यादा होगी तो पसीना आने लग जाता है। यही होम्योस्टैसिस है कि हम मैमल्स हैं जो कि हर कंडीशन में सर्वाइव करना जानते हैं। ठीक है, वरना कुछ हालात तो ऐसे हैं कि अगर सर्दी हुई तो रेप्टाइल्स गायब और अगर गर्मी हुई तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेट कर लेते हैं और गर्मी हुई तो कुछ एस्टिवेशन कर लेते हैं, मतलब कि समर वो हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप और एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। हाइबरनेशन आप भालू में देख सकते हो और चीता में देख सकते हो थोड़े बहुत, है ना, कुछ डायनासोर में भी दिखे थे ताकि वो अब इस जनरेशन में बच सके। ठीक है, और एस्टिवेशन मतलब जो आप देख सकते हो डेजर्ट लिजर्ड में, कंगारू रैट में। ठीक है, मुझे पता है कंगारू रैट में ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होते हैं, अगर कोई नीट स्टूडेंट होगा तो वो यही कहेगा कि उसमें तो फैट ऑक्सीडेशन नहीं होती कंगारू रैट में, गलत सिखा रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं सिखा रहा, उसमें भी एस्टिवेशन होती है बट इन काइंड ऑफ वो एस्टिवेट करते हैं रात को ताकि जो सैंड है ना वो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है वो इवनिंग टाइम में अपने आप को हाइबरनेट करते हैं, सॉरी एस्टिवेट करते हैं। जबकि जो वो भालू होते हैं, बियर होते हैं या फिर माउंटेन बियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं जिससे कि वो सर्दी से अपने आप को बचा सकें। ठीक है, अब अब हम सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें, करना है कुछ काम, तो उससे हमारे डिफरेंट ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ब्रेन ना एक मेमोरी को फिर ऐसे पास आउट कर रहा होता है, जिससे हम समझे कि हमारा डेली रूटीन क्या है और हमारे क्या क्या काम प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेमोरी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेमोरी, हम जो हमारे ऑप्टिक्स होती है ना, हमारी जो आंखें होती हैं वो 1/16 फ्रेम्स में क्या करती है, 15 सेकेंड्स में अपने आप को क्या करती है, फ्रेम्स के थ्रू पास आउट करती है, जिसकी वजह से वो 1/16 सेकेंड्स लेती है अपने आप को पास आउट करने में, अपने आप को देखने में कि क्या करना चाहिए और किस बेस पे करना चाहिए, और थिंक भी करती है। ठीक है, ओके। अब आप घर से आप जॉब से आ रहे हो, जॉब से आ रहे हो तो क्या आप कर रहे हो, आप व्हीकल में आ रहे हो। व्हीकल क्या करते हैं, व्हीकल अपनी जो फ्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है, फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है ना, वो उसे इग्नाइट करता है, बर्न करता है, देखते हो ना इग्निशन लिखा हुआ आता है व्हीकल्स में, वो व्हीकल से इग्नाइट करता है, एक हीट जनरेट होती है और वो हीट जो है वो जो वोलेटाइल पार्टिकल्स होते हैं फ्यूल के उसे एब्जॉर्ब करती है। फ्यूल जो होता है ना वो हीट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, टर्बाइंस होते हैं जो शाफ्ट होते हैं ना, जो टायर्स होते हैं उसे रोटेट करती हैं हाई स्पीड मोमेंटम पे,
जिसकी वजह से आप जब एक्सेलरेट करते हो तो वो जो हाइड्रोलिक प्रेशर है ना उसमें वो उसे कम करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो वो प्रेशर है ना जो टरबाइंस का वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। गियर चेंज करते हो तो वो डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोलिक प्रेशर रिमूव करने हैं। तो एक्सेलरेट किया, हाइड्रोलिक प्रेशर रिमूव हो गए सारे के सारे, ठीक है, मतलब कि ये है हाइड्रोलिक प्रेशर ये रिमूव हो गया, तो क्या हो गया आपकी फास्ट हो जाएगी स्पीड बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, आप अपने व्हीकल को ज्यादा तेज तक लगवा पाओगे, ब्रेक लगाओगे तो आपके हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा आपके सारे ट्यूबवेल्स में और आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और आपको ब्रेक लगेगी, ठीक है, ऐसा होता है। क्लच दबाने से क्या होगा, आपकी बॉडी आपकी जो हाइड्रोलिक प्रेशर्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और आपकी जो व्हीकल है वो बिल्कुल फ्री स्टेट में आ जाएगी। जैसे ही आप फिर वो सिलेंडर्स देखते हो, सिलेंडर्स को अब जैसे क्लच छोड़ा आपने, वो सिलेंडर्स के अंदर से वो फ्लूइड फिर से राइज करना शुरू कर देता है अपने वोलेटिलिटी की वजह से, अपने विस्कोसिटी गाढ़ेपन की वजह से, अपने बर्नौलीज थ्योरम की वजह से। ये हम किसी और वीडियो में फिर कवर करेंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना समझो अभी के लिए कि ऐसा राइज करेगा, पानी होता है ना पाइप के अंदर राइज करता है, वो राइज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपकी जो व्हीकल है वो ब्रेक लगने वाली होगी, लेकिन जैसे आप एक्सेलरेट करोगे वो फिर डाउन हो जाएगी। ऐसे ही होता है कारों में, ठीक है, कि जो केमिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में और फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और जब इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसा ही होता है इसमें। अब आप देखते हो आते हुए कि सनसेट हो रहा है, मजा आ रहा है, आपको सनसेट व्यू दिखा, तो आपको ये लगा होगा कभी कि सनसेट रेड क्यों होता है हमेशा, सनराइज और सनसेट हमेशा रेड कलर के क्यों होते हैं? इसके पीछे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का केस है, जिसमें होता क्या है कि आपके जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आने की जब सन हमारा हॉरिजन पे होता है ना, ये देखो, ये हमारा ऐसे करो तो ये हमारा सन है, ये हमारा हेड है और ये हमारी अर्थ है। तो हमारे सन की यहाँ से जब आ रही होगी ना रेस, तो वो यहाँ से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने की वजह से क्या होता है, फिर से ऐसे होता है, स्ट्राइक की ऐसे, फिर आई ऐसे, अब क्या होता है वो रिफ्रैक्ट कर रही है, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो क्या कर रही होती है वो अपने विबग्योर रीजन में स्पेक्टर हो जाती है, यानी कि अपने विबग्योर रीजन में स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से वो विबग्योर रीजन फॉर्म करती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आप कहोगे कि मॉर्निंग टाइम में क्यों नहीं हुआ, मॉर्निंग टाइम में भी होता है, मॉर्निंग टाइम में भी तो होता है इसलिए रेड कलर का दिखता है, लेकिन उसके पीछे का ये भी रीजन है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, पोजीशन मैटर करेगी, और एक तो हमारा कलर मैटर करेगा, रेड कलर होएगा और पोजीशन होएगी, पोजीशन को मैंने आपको बता दिया। अब जो रेड कलर होएगा ना वो इस वजह से होगा क्योंकि रेड कलर की जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा जो सन है वो हमें रेड कलर का दिखता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर हो जाता है फिर वो हमें थोड़ा सा वो येलो कलर का दिखता है, फिर वो हमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिखता है, फिर वो हमें फिर से रेड कलर का दिखता है। अब आपको ब्लू कलर का क्यों नहीं दिखता, ब्लू कलर का दिखता है लेकिन वो कुछ एक्सटर्नल एरियाज में दिखता है, इंटरनेशनल एरियाज में कभी कभी दिखता है वंस इन अ टाइम, लेकिन मोस्टली वो येलो और ऑरेंज ही होता है, बिकॉज हमारी पोजीशन ही ऐसी है अर्थ की कि वो हमें जब भी दिखेगा येलो या ऑरेंज ही दिखेगा, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही जाता है, कभी भी ऐसे नहीं जाता, ऐसे तो नहीं देखा ना आपने कभी, तो जब वो यहाँ होता है ना तो वो यहाँ पे ब्लू कलर या इंडिगो का होता है, जबकि वो ज्यादातर टाइम्स येलो और ऑरेंज का ही होता है, ठीक है। हाँ, अब आप डिनर करते हो, खाने का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एंजाइम रिलीज होती है, डाइजेशन होती है। अब आप क्या करते हो, मेडिटेशन। नहीं झूठ बोल रहा है। नहीं क्यों नहीं करते, मेरे को मानता हूँ मैं भी नहीं करता, लेकिन करनी चाहिए। उससे क्या होता है, मेडिटेशन का ही बताता हूँ मैं आपको। मेडिटेशन जब हम करते हैं ना तो उससे हमारी ब्रीदिंग एक्टिविटी स्ट्रांग होती है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाने की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत हाईली इफेक्टिव हो जाता है। हमारी ब्रेन, हमारी ज्यादातर बॉडी होती है ना वो ऑक्सीजन से चलती है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाने की वजह से क्या होता है, हमारी जो आरबीसी है वो बहुत जल्दी जल्दी रिलीज होते हैं, बहुत इफेक्टिव रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन को प्योरीफाई करता है, और ब्रेन को प्योरीफाई करने की वजह से हमारे डोपामाइन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और ना जाने कितने हेल्पफुल हार्मोन निकलते हैं। हेल्पफुल हार्मोन जैसे हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को हैप्पी रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी मोर इफेक्टिवली बहुत अच्छी तरह काम करती है और हमें हैप्पी रखती है। तो मेडिटेशन करने से हमें हमेशा हैप्पी फील होता है और हमारे पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटीज भी स्ट्रांग होती है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है भैया, डिस्कस करते हैं। पीनल ग्लैंड क्या करता है, हमारे स्लीपिंग हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे स्लीपिंग हार्मोन को रेगुलेट करता है और मेलानोसाइट्स को रिलीज करता है। मेलानोसाइट्स मतलब जब भी हमें वो डिम लाइट होती है ना, मतलब आप लाइट बंद करते हो, लाइट बंद करने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को सिग्नल पहुंचते हैं कि हमारे मेलानोसाइट्स यानी कि मेलानिन सेल्स को रिलीज करो। मानता हूँ कि सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने से मेलानिन सेल्स रिलीज हुए थे, लेकिन डिम लाइट की वजह से वो मेलानोसाइट्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को कवर करके हमारी बॉडी को रफ फील कराते हैं,
ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक रेस्टिंग स्टेट में चली जाए, और रेस्ट स्टेट में जाते ही हमारी बॉडी क्या करती है, सोती है मतलब स्लीपिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे। स्लीपिंग हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी काम डाउन हो जाएगी, आपकी बॉडी को ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे। अभी ड्रीम्स कैसे आते हैं, ड्रीम्स आते ऐसे हैं कि हम जो थॉट सोचते हैं ना सोने से पहले, और जो भी हम बेसिकली रेगुलेट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। रेगुलेट करते हैं मतलब जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी करके सोचते हैं, तो उससे हमारी बॉडी जो है वो रेगुलेट हो जाती है। समझिए? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपकी बॉडी जो है वो काम डाउन हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, पीनियल ग्लैंड के थ्रू क्या करती है, एक्टिवेट करती है अपनी जितनी मेमोरी है, और उस मेमोरी के थ्रू डिफरेंट वो फ्रेम्स हमारी बॉडी से पास आउट कर रही होती है, हमारी आइज के पास पास आउट कर रही होती है हमारे ब्रेन से, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें एक ड्रीमिंग सेंसेशन आती है। और वो ड्रीमिंग सेंसेशन मतलब ये वही चीज मेमोरीज होती हैं जो आज तक हमने देखी है, बस हमारा ब्रेन अपने आप को रिलैक्स करके अपनी जो मेमोरी है उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेन है वो मोस्ट इफेक्टिवली क्या कर रहा होता है, वो मोस्ट इफेक्टिवली अपने आप को एज अ रेगुलेट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, और अपने आप को हाइबरनेट तो नहीं कह सकते इसे, अपने आप को रिलैक्स स्टेट कर रहा होता है। रिलैक्स स्टेट मतलब अपने आप को वो कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है, वी कैन से शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या चीज रखनी है, क्या चीज नहीं रखनी, वो देखता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है और सुबह उठ के हम फ्रेश फील करते हैं। इसके पीछे का यही रीजन है कि हमें ड्रीम्स आते हैं। अगर किसी को ड्रीम्स नहीं आ रहे तो वो या तो ओवर थिंक करता है, या फिर वो बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, या फिर वो बहुत ज्यादा ही कम स्लीप लेता है, मतलब कि वो क्वालिटी स्लीप नहीं लेता। तो उसको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने से कुछ नहीं होता, ये नहीं कि हमें डॉक्टर को दिखाने को बोल रहे हैं, डॉक्टर के दिखाने से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपको प्रॉपर रेगुलेटरी हार्मोन्स दे देंगे, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन की कमी हो रही होगी, तो वो हमारी बॉडी को विटामिन दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो मूड को रेगुलेट कर पाती है, और आपकी बॉडी काम डाउन फील करती है। डॉक्टर पे जाने से कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर नहीं जाना तो फिर आप पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाओ, और जंक फूड छोड़ दो। जंक फूड फास्ट फूड तो बिल्कुल ही छोड़ दो, तभी आपकी बॉडी रिलैक्स रह पाएगी, ठीक है? टाइम टू टाइम फेस वॉश करो, टाइम टू टाइम बाथ लो, इसका है रेगुलेशन इफेक्ट, ये हमारी बॉडी को ठीक करती है, ठीक है? और बाकी तो यही हमारे 24 घंटे का टाइम था, हमारा पूरा हो गया, कि आज मैंने आपको 1 घंटे के अंदर अंदर सारा 24 घंटे का इफेक्ट बताया। अगर आपको थोड़ी सी कमी रह गई हो तो प्लीज माफ करना, मैं इस पे एक और सेकंड पार्ट ले आऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इस पर प्लीज जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और इसी के साथ हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप ही नहीं सपोर्ट बनाओगे तो कैसे चलेगा? प्लीज आप जल्दी से आप सपोर्ट कर दीजिए, और जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपके सब्सक्राइब का बरसों से वेट होता है, बरसों से। आप कहोगे 5 दिन बाद चैनल बने, बरसों से मतलब हर एक सेकंड, हर एक मिनट मैं देखता हूँ। ये देखो, हर एक मिनट मेरे चैनल, ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, हर एक मिनट मेरे फोन पे ना यूट्यूब स्टूडियो खुला हुआ होता है। ये देखो यूट्यूब स्टूडियो, जहाँ मैं देखता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स कितने हैं, जहाँ मैं देखता हूँ अपने व्यूज कितने हैं, जहाँ मैं देखता हूँ अपने वॉच आवर्स कितने हैं, मेरी वीडियो पे कितने कमेंट्स आ रहे हैं, मेरी वीडियो पे कौन कौन कमेंट करता है, मैं हर चीज़ देखता हूँ। तो आपको समझना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बोल रहा हूँ जबरदस्ती कि प्लीज़ मैं सब्सक्राइब करो। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? आप ही तो मेरे सब्सक्राइबर्स हो। तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब कर दो, अपना कमेंट शेयर कर दो, और कोई भी नई वीडियो देखनी है, कोई भी टॉपिक देखना है, आप मुझे सामने से बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में एक एनर्जेटिक और उत्साह के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक एनर्जेटिक के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।